तैयार हो जाओ। क्या होगा जब मशीनी रोबोट्स, जिन्हें कि इंसानों ने ही अपने निजी फायदे के लिए बनाया था, उनमें खुद के बारे में चेतना उत्पन्न हो जाती है और फिर उन्होंने अपने ही क्रिएटर्स यानी कि इंसानों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। अब इससे आगे क्या होगा, चलिए जानते हैं 2025 की लेटेस्ट नेटफ्लिक्स साई-फाई मूवी दी इलेक्ट्रिक स्टेट में। कहानी की शुरुआत एक अल्टरनेट अर्थ से होती है, जहां की अभी साल 1990 चल रहा था। यहाँ मिशेल अपने पेरेंट्स के साथ अपने छोटे भाई क्रिस को एक एलिट टेस्ट देते हुए देखती है। दरअसल क्रिस अपनी उम्र से कहीं गुना ज्यादा इंटेलिजेंट रहा है। वो ऐसी ऐसी इक्वेशंस को सोल्व कर पाता जिन्हें कि आज तक बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी नहीं कर पाए। अब आज भी उसने एक यूनिवर्सिटी के टेस्ट को आधे समय में ही पूरा कर लिया और वो बाहर आकर अपनी बहन मिशेल को बताता भी है कैसे उसे ये टेस्ट बहुत इजी लगा। हालांकि वो अभी के लिए अपने खुद के फ्यूचर के लिए स्केप्टिकल था। दरअसल उसकी इंटेलिजेंस को देख उसे सीधे ही कॉलेज के लिए चुन लिया गया है, जबकि क्रिस तो खुद अभी अपनी उम्र के बच्चों के साथ स्कूल जाना चाहता था। लेकिन अब मिशेल उसे समझाती है कैसे उस जैसे इंटेलिजेंट और यूनिक स्टूडेंट को घबराना नहीं चाहिए। उसकी इंटेलिजेंस एक दिन दुनिया बदल देगी। और अब अपनी बहन के समझाने के बाद क्रिस फाइनली कॉलेज में एडमिशन के लिए मान ही जाता है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आज के बाद से दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। बड़े बड़े रोबोट्स, जिन्हें कि इंसानों ने अपने पर्सनल कामों के लिए बनाया था, अब अचानक से उन सब में खुद के लिए कॉन्शियसनेस आ गई और एक लीडर की अगुवाई में उन्होंने इंसानों के खिलाफ ही जंग छेड़ दी ताकि वे खुद की लाइफ अपने हिसाब से जी सके। वे अब और सिर्फ इंसानों के काम नहीं करना चाहते थे। हर ओर से खबरें आने लगी कि सारे ही छोटे से लेकर बड़े रोबोट्स हर कोई बागी हो चुका है और वे दुनिया भर में सड़कों पर निकलकर उत्पाद मचाने लगे। प्रेसिडेंट तक की वार्निंग देने के बावजूद कि वे वापिस से अपने काम पर लौट जाए, वरना उन्हें आर्मी उतारनी पड़ेगी। और अब इसके बाद तो हालात और खराब होते चले गए। यहाँ से रोबोट्स और इंसानी आर्मी के बीच वॉर शुरू हो गई। लेकिन चूंकि रोबोट्स इंसानों से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल थे, तो आर्मी तक भी उनका कुछ नहीं कर पाई। और आने वाले 2 सालों तक चले एक लंबे युद्ध के बाद फाइनली इंसान इस वॉर को हारने की कगार पर थे कि तभी एक मशहूर वैज्ञानिक ईथन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने एक ऐसी खोज कर ली जिस टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान रोबोट्स तक को हरा पाएंगे। इस टेक्नोलॉजी का नाम न्यूरो मशीन रखा गया। अब इसकी मदद से कोई भी इंसान एक डिवाइस को पहनकर अपनी चेतना को एक खाली रोबोट से लिंक कर सकता है और फिर वो उसे अपने शरीर के जैसे ही इस्तेमाल कर पाएगा। वहीं चूंकि इन ड्रोन बॉडीज में अपनी चेतना भी नहीं होगी, तो इनका इंसानों के अलावा खुद से सोच पाना मुमकिन नहीं है। अब इसी नई खोज के बाद सोल्जर्स बड़ी आसानी से रोबोट्स पर काबू पाने लगे और आने वाले कुछ ही हफ्तों में उन्होंने लगभग सारे ही रोबोट्स को बंधक बना लिया। यहाँ आखिर में रोबोट लीडर और प्रेसिडेंट के बीच एक ट्रीटी साइन हुई कि अब से सारे रोबोट्स इंसानी एरिया में एंटर नहीं कर पाएंगे और इंसानों ने सारे ही रोबोट्स को एक खाली डेजर्ट में एक दीवार के दूसरी ओर हमेशा के लिए कैद कर दिया। वे वहां से कभी इंसानों की ओर नहीं आ पाएंगे। जबकि जो काम पहले रोबोट्स किया करते थे, वही काम अब इंसान न्यूरो मशीन्स के जरिए आराम से कर पाएंगे और यहाँ से पूरी सोसाइटी ही बदल गई। ये मशीनें इंसानों को एक साथ 2 अलग अलग जगहों पर एग्जिस्ट कराने में सक्षम थी। अब 2 साल बाद हमें वही लड़की मिशेल दिखाई जाती है, जो कि अपने ट्रैकर से परेशान अपने स्कूल के लिए निकल रही थी। अब तक पूरी दुनिया बदल चुकी है, जहां मिशेल की क्लास के सारे ही बच्चे उसी न्यूरो मशीन का इस्तेमाल कर पढ़ाई के साथ साथ दूसरे काम भी कर पाते। हालांकि मिशेल को ये इन्वेंशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि इंसान जो कुछ भी रियल अनुभव करते हैं उसका मुकाबला कोई मशीन कभी नहीं कर पाएगी। इसी कारण आज उसे प्रिंसिपल के पास भी भेजा जाता है, क्योंकि टीचर्स के कई बार वार्निंग देने के बावजूद मिशेल ने न्यूरो मशीन का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया, जो कि अब के समय में गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दी है। हालांकि प्रिंसिपल मिशेल से हमदर्दी भी रखती है, क्योंकि 4 साल पहले उसके दोनों पेरेंट्स और छोटा भाई क्रिस एक एक्सीडेंट में मारे गए थे और उसी के बाद से मिशेल को एक टिम नाम के आदमी ने अडॉप्ट कर लिया, जो कि उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो हमेशा न्यूरो मशीन का इस्तेमाल कर बाहर ही घूमता रहता है। अब आज भी मिशेल घर आने के बाद उसी दिन को याद करती है जब उसके छोटे भाई क्रिस ने वो मुश्किल टेस्ट आधे टाइम में ही पास कर दिया था। लेकिन उसी दिन घर वापस आते हुए उनकी गाड़ी के सामने एक डियर आ गया और एक भयानक एक्सीडेंट में उसे हॉस्पिटल में पता चला कि अपने पूरे परिवार में वो अकेले ही जिंदा बची है
अब मिशेल सो ही रही थी कि उसकी नींद बाहर से आ रही एक तेज आवाज से खुलती है। उसने चुपके से देखा कि यहाँ तो एक रोबोट घुस आया है, वही रोबोट जो कि आज के समय में इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन है। सो वो जल्दी से भागकर अपने पिता टिम को न्यूरो मशीन से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो रोबोट अब तक अंदर घुस आया। सो मिशेल को जल्दी से उसे दूर भागकर एक टेबल के नीचे छिपना पड़ा, लेकिन वो रोबोट फाइनली मिशेल को ढूंढ ही लेता है। मिशेल जो कि उस रोबोट को दूर रहने के लिए कह रही थी, उसने रियलाइज किया कि ये तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि वो तो उसे कुछ समझाना चाह रहा था। वो मिशेल को अपना ब्रेन खोलकर दिखाता है ताकि वो उसे कम्युनिकेट कर पाए, और जब मिशेल ने उसे रिपेयर कर दिया तो वो फाइनली अब मिशेल को सब समझाने लगता है कैसे असल में वो उसका छोटा भाई क्रिस ही है और वो अब तक जिंदा है। हालांकि शुरू में मिशेल को उस पर भरोसा नहीं था कि उसका भाई क्रिस जिंदा कैसे हो सकता है, और अब तक उन्हीं की आवाजों को सुनकर टिम भी अंदर आ गया। अब अपने घर में एक रोबोट को देख टिम को लगा कि उसकी बेटी मिशेल ही उसे यहाँ छिपा कर रख रही होगी, और वो चिल्लाने लगता है कि अगर सरकार को पता चला कि उनके घर में एक रोबोट छिपा है तो वे जीवन भर के लिए उन्हें जेल में बंद रखेंगे। अब मिशेल के समझाने के बावजूद कि ये रोबोट उसका नहीं है, टिम मिशेल को धक्का दे देता है, जिससे कि गुस्सा होकर क्रिस के रोबोट ने अब टिम पर अटैक कर दिया। टिम शुरू में खुद से क्रिस पर अटैक कर फाइनली पुलिस को इन्फॉर्म करने लगता है कि उनके घर पर एक रोबोट मौजूद है, लेकिन वो कुछ भी बता पाता उसके पहले ही मिशेल उसे पीछे से बेहोश कर देती है, क्योंकि उसे अब तक क्रिस पर भरोसा हो चुका था कि वो उसका ही भाई है। दोनों जल्दी से घर से बाहर भागने लगते हैं। वहीं ड्राइव करने से पहले रोबोट ने उसका ट्रैकर भी तोड़ दिया ताकि इसके बिना कभी कोई उन्हें ट्रेस न कर सके। अब तक अंदर से टीम का रोबोट भी अटैक करने आ चुका था, लेकिन मिशेल और क्रिस वहां से निकल ही गए। अब एक सेफ लोकेशन पर आकर मिशेल क्रिस से पूछती है कि उसकी असल बॉडी कहाँ है और वो उस एक्सीडेंट से बचा कैसे। अब क्रिस के अनुसार उसकी बॉडी एक सीक्रेट लैब में बंद है, जहाँ की करेक्ट लोकेशन अभी उसे भी नहीं पता, लेकिन जब उसे इस रोबोट से लिंक होने का मौका मिला तो उसने ऐसा करके सीधा मिशेल के पास आ गया। लेकिन उसे एक डॉक्टर एम के बारे में पता है, जिससे कि उन्हें उसकी रियल बॉडी की लोकेशन मिल जाएगी। दरअसल जिस डॉक्टर एम ने एक्सीडेंट के बाद मिशेल को ट्रीट किया था, उसे सब पता है कि क्रिस की रियल बॉडी कहाँ है, और उसी ने उसे झूठ बोला था कि क्रिस मारा गया। तो उन्हें पहले उसे ढूंढना होगा, जो कि अभी रोबोट्स वाले रिस्ट्रिक्टेड जोन की एक फैसिलिटी में बंद है। वहीं जोन जहां की सरकार ने सारे रोबोट्स को कैद किया था, और वहां पर जाना किसी इंसान के लिए अलाउड नहीं है। लेकिन अब अपने भाई के लिए मिशेल प्लान बनाकर क्रिस के रोबोट के साथ वहीं जाने लगती है, और वे आने वाले कई दिन तक ऐसे ही सफर करते रहे। इसी बीच उन्होंने रियलाइज भी किया कि इंसान उस न्यूरो मशीन की खोज के बाद रियल लाइफ में रहना ही भूल गए। कई लोग तो मशीनों के लगातार इस्तेमाल से कोमा तक में जा चुके हैं, और अब सिर्फ उनका ब्रेन ही काम कर रहा है। लेकिन मिशेल ने कभी उस न्यूरो मशीन का इस्तेमाल नहीं किया, और अब वे बाउंड्री तक आने के बाद उसी रिस्ट्रिक्टेड जोन में जाने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि उन्हें एक ट्रक आते हुए नजर आया, और वे एक बॉक्स के पीछे छिप गए। अब वे देखते हैं कि ट्रक से एक कीट नाम का आदमी नीचे उतरा, जो कि किसी सीक्रेट मीटिंग के लिए यहाँ आया था, और थोड़ी देर बाद एक दूसरे आदमी का बोट भी आ जाता है। दरअसल यहाँ पर कीट उससे एक पुराने टाइम की एंटीक गन का सौदा करने आया था, लेकिन अब गन को लेकर वो आदमी कीट को पैसे देने से मना कर देता है, क्योंकि गन तो उसे वैसे भी मिल गई, और कीट चूंकि यहाँ फिजिकली प्रेजेंट है तो वो उसे जान से मारकर आसानी से निकल जाएगा। हालांकि उसे ये नहीं पता कि कीट इसके लिए पहले से तैयार था, और उसके ट्रक के पीछे से एक रोबोट आकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बॉक्स के पीछे छुपकर देख रहे मिशेल और क्रिस हैरान थे कि एक ऐसी दुनिया जहाँ की रोबोट्स को रखना एक क्राइम बन चुका है, तो इस आदमी कीट के पास खुद की चेतना वाला रोबोट कहाँ से आया, यानी कि वो इसे जानबूझकर छिपा कर रख रहा है। अब बाहर कीट अपने रोबोट हारमन को थैंक्स बोलता है, और वे एक साथ मिलकर उस डिस्ट्रॉय हो चुके बोट को ट्रक में डालने लगते हैं। और इसी बीच पीछे से मिशेल और क्रिस उनके ट्रक में घुस गए, ताकि यहाँ से वे उस रोबोट वाले जोन के और करीब जा सकें। हालांकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि एक और बोट सब कुछ देख रहा था, जिसे कि दूर से अपने बेस में बैठा हुआ एक सोल्जर मार्शल कंट्रोल कर रहा है। अब वो कीट के ट्रक से पता लगा लेता है कि मिशेल और क्रिस कहाँ जाएंगे। वहीं कीट अपने रोबोट हरमन के साथ आगे बढ़ रहा था, उसे पता भी नहीं कि पीछे मिशेल और एक रोबोट क्रिस उसके ट्रक में छिपे हैं। अब अपने ठिकाने पर आने के बाद कीट हरमन के साथ ट्रक से सामान और वो डैमेज्ड बोट निकालने लगता है,
ताकि वे उन्हें रोबोट्स के एरिया में बेच पैसे कमा सके कि तभी उसे अंदर से मिशेल की आवाज आई और कीट अब अपने रोबोट हरमन के साथ मिशेल और क्रिस को पकड़ ही लेते हैं। मिशेल उसे सारी सच्चाई बताती है, कैसे उसे भी उसी रिस्ट्रिक्टेड जोन में जाकर डॉक्टर एम से मिलना है, वही रोबोटिक जोन जहाँ की कीट भी रोबोटिक पार्ट्स को बेचने जाएगा, सो वो उन्हें भी अपने साथ ले चले। अब कीट मिशेल को बच्ची समझकर समझाने लगता है कि वो जगह कितनी खतरनाक है, वहाँ किसी भी इंसान का जाना बहुत खतरनाक है और वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन मिशेल नहीं मानती, क्योंकि उसे अपने भाई क्रिस की रियल बॉडी का पता लगाना था। अब वे आपस में बहस कर ही रहे थे कि उन्हें बाहर से किसी और के भी अंदर घुसने की सूचना मिलती है। सो कीट अब अपने साथ गन लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल ये वही मार्शल था जो कि पीछे से ही मिशेल और क्रिस का पीछा कर रहा था। मार्शल सबको अनाउंस करता है कि यहाँ इस वक्त दो रोबोट्स मौजूद है, कीट का साथी हरमन और मिशेल का साथी क्रिस। सो उन्हें अभी अपने हथियार छोड़कर इन रोबोट्स को सरकार के हवाले कर देना होगा। अब शुरू में कीट और मिशेल ने अपने रोबोट्स को छुपाकर सरेंडर करने का नाटक भी किया, ताकि उनके रोबोट्स पीछे से मार्शल पर अटैक कर उसके बोट को डीएक्टिवेट कर सके। लेकिन मार्शल बहुत इंटेलिजेंट था और वो खतरे को भांपकर बाकी दोनों रोबोट से लड़ने लगता है। कीट और मिशेल जल्दी समझ गए कि ऐसे तो वे मार्शल को रोक नहीं पाएंगे, सो वे उसे उलझाकर खुद बाहर निकलने लगते हैं। हालांकि फिर भी मार्शल पीछे से आकर उन पर अटैक करने लगा, जिससे दोनों ही ग्रुप में फिर से लड़ाई शुरू होती है और उनकी लड़ाई से अब पूरा ही स्ट्रक्चर कोलैप्स होने लगता है। यहाँ कीट और मिशेल अपने रोबोट्स के साथ मार्शल को अंदर छोड़कर बाहर निकल आए। हालांकि कीट मार्शल पर बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसी का पीछा करते हुए मार्शल यहाँ तक आ गया और उन्हीं की वजह से उसका पूरा ठिकाना बर्बाद हो गया। मिशेल उसे सारी सच्चाई बता देती है, कैसे वो ये सब अपने भाई क्रिस के लिए कर रही है, इसलिए उसका उस जोन में जाकर डॉक्टर एम से मिलना बहुत जरूरी है और वो इसके लिए कोई भी रिस्क लेने को तैयार है। अब मिशेल को देख कीट फाइनली उसकी मदद करने को मान ही जाता है। वो अपने सबसे बड़े रोबोट को एक्टिवेट कर उसमें बैठकर उसी लोकेशन तक जाने लगते हैं। ये रोबोट उसके हरमन रोबोट का बड़े वाला वर्जन था, जिसे कि अंदर बैठकर छोटा हरमन कंट्रोल कर सकता है। दूसरी ओर वही साइंटिस्ट ईथन, जिसने न्यूरो मशीन बनाकर इंसानों को रोबोट्स के खिलाफ जितवाया था, वो अब एक नई इन्वेंशन पर काम कर रहा है। लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद उसकी नई टेक्नोलॉजी ढंग से काम नहीं कर रही। उसके दो जूनियर उसे रिपोर्ट भी देते हैं, कैसे वे जिस सोर्स का इस्तेमाल कर रहे थे अब वो डेटा सोर्स ही धीमा पड़ रहा है, जिसे कि सुनकर तो ईथन और गुस्सा हो गया, क्योंकि उसके बिना तो फिर उसकी सारी न्यूरो मशीन्स भी बंद पड़ जाएंगी। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल ये डेटा सोर्स कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा क्रिस था, जो कि अब तक कोमा में पड़ा है। ईथन ने उसकी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिए उसे खास मशीन से कनेक्ट कर दिया, ताकि वो उसके ब्रेन को जीवित रखकर उसका इस्तेमाल कर सके और उसे नई नई खोजें कर सके। यानी कि शुरू में जब ईथन की खोज न्यूरो मशीन की वजह से इंसानों ने वो वॉर जीती थी, तो वो भी ईथन ने क्रिस के ब्रेन से ही बनाई थी। लेकिन अब चूंकि क्रिस ने उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर खुद को एक रोबोट से कनेक्ट कर वो मिशेल के पास चला गया, इसलिए ही ईथन उसके ब्रेन पावर का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। सो ईथन को जल्द से जल्द क्रिस के रोबोट को पकड़कर वापस लाना होगा, ताकि वे क्रिस के ब्रेन की पूरी पावर का इस्तेमाल कर सके। और उसी ने मार्शल से मिलकर मिशेल और क्रिस के रोबोट को पकड़ने को कहा था, इसलिए ही मार्शल मिशेल और क्रिस के पीछे गया, ताकि वो क्रिस के रोबोट को पकड़कर ईथन के पास ला सके। और इसके बदले में ईथन मार्शल को गवर्नमेंट में एक ऊंची पोस्ट दिलवा देगा। वैसे भी इंसानों को जितवाने के बाद उसकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। वहीं अब तक मार्शल का बोट उस मलबे से बाहर आ चुका था, तो वही मिशेला और कीट का ग्रुप जो कि उस जोन में घुस गया, उन पर अंदर जाते ही रोबोट्स अटैक कर देते हैं और उन्हें बंधक बनाकर अपने लीडर के पास ले जाते हैं। अब ये वही रोबोट लीडर है जिसने वॉर के बाद प्रेसिडेंट के साथ डील साइन की थी। अब लीडर रिवील करता है कि कई बार इंसानी स्कैवेंजर्स अंदर आकर उनके रोबोट्स के पार्ट्स चुरा ले जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए उन पर अटैक किया था, लेकिन वे उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे। अब मिशेल रोबोट लीडर को सारी सच्चाई बताती है, कैसे वे उनके खिलाफ नहीं है, उन्हें तो बस डॉक्टर एम से मिलना है, जो किसी रोबोटिक जोन में कहीं छिपे हैं, ताकि वो अपने भाई क्रिस की रियल बॉडी तक पहुंच सके। अब रोबोट लीडर खुद हैरान था कि वो साइंटिस्ट ईथन भला एक बच्चे के ब्रेन से ऐसा क्या ही कर रहा होगा। यहाँ वो ये भी कहता है कि डॉक्टर एम रोबोट्स के बहुत काम आए हैं, इसलिए उन्होंने खुद से उसे अपने यहाँ आसरा दिया और वे डॉक्टर एम की सुरक्षा के लिए उसकी लोकेशन किसी को भी
डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अब ये सुनकर मिशेल बहुत निराश होती है और बाहर आकर अपने भाई को याद करने लगती है वो वक्त जब सब कुछ नॉर्मल हुआ करता था कि तभी एक और रोबोट मिशेल से आकर कहती है कि वो पहले डॉक्टर एम के साथ रह चुकी है और उसने क्रिस के रोबोट के लिए एक लोकेशन का क्लू छोड़ा था। और ये जानकर अब रोबोट्स का लीडर भी आकर उनकी मदद करने को मान जाता है क्योंकि खुद से डॉक्टर एम क्रिस के रोबोट से मिलना चाहता था और वो उन्हें अब अपने साथ डॉक्टर एम की फैसिलिटी में ले जाने लगता है। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि मार्शल का बोट यहाँ तक आ चुका है और वो उन्हें हर रोड ट्रेस कर रहा है। अब कई घंटों की ड्राइविंग के बाद सभी फाइनली डॉक्टर एम के लोकेशन पर पहुंच ही गए, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बर्बाद पड़ा था। सो वे अपने हथियारों के साथ रेडी होकर आगे बढ़ने लगते हैं। हालांकि ये सब कुछ डॉक्टर एम ने ही सेटअप किया था ताकि कोई उस तक आसानी से न पहुंच सके और वो क्रिस के रोबोट को देख अपने रोबोट्स को शांत करता है। अब मिशेल जल्दी से भागकर डॉक्टर एम से पूछने लगती है कि उसने पहले उसे झूठ क्यों बोला और उसके भाई क्रिस की असली बॉडी कहाँ है। यहाँ से डॉक्टर एम मिशेल को पूरी सच्चाई रिवील करना शुरू करता है, कैसे इंसानी आर्मीज रोबोट से जंग कर रही थी और तभी एक एक्सीडेंट में आए हुए लोगों में उन्हें क्रिस मिला। वो पूरी तरह से मरा नहीं था और वे उसका ऑपरेशन करते हुए जल्दी समझ गए कि क्रिस का ब्रेन आम इंसानों से कहीं गुना ज्यादा डेवलप्ड है और वे इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बारे में जब आगे सूचना साइंटिस्ट ईथन को मिली तो तभी से वे एक ऐसी मशीन बनाने लगे जिससे कि वे बिना क्रिस को मारे उसके ब्रेन का इस्तेमाल कर सके और ईथन ने उसी की मदद से न्यूरो मशीन भी बनाई जिससे कि बाद में इंसान रोबोट से जंग जीत सके। वहीं क्रिस की सच्चाई आम दुनिया को पता न चले, इसलिए उसी ने पहले मिशेल और बाद में बाकी सबको झूठ बोला कि क्रिस तो उसी एक्सीडेंट में मारा गया था। डॉक्टर एम आगे बताते हैं कि उस घटना के 13 महीने बाद फाइनली क्रिस को होश आ ही गया। उसे पता चला कि ईथन उसके ब्रेन का इस्तेमाल खुद के फायदे के लिए कर रहा है। उसी के ब्रेन से इन्वेंशन कर न्यूरो मशीन के कारण ईथन की कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई और तब क्रिस ने डॉक्टर एम से मदद मांगी, जहां डॉक्टर एम ने तरस खाते हुए क्रिस की मदद की ताकि वो अपनी चेतना एक रोबोट से लिंक कर सके। हालांकि वो रोबोट उस फैसिलिटी से बहुत दूर था और क्रिस को पता भी नहीं था कि वो भी किस फैसिलिटी में बंद है। सो बाद में जब उस रोबोट ने मिशेल को ढूंढा तो उसे खुद को नहीं पता था कि उसकी रियल बॉडी कहाँ है। यानी कि डॉक्टर एम ने क्रिस की बॉडी से उसके ब्रेन को इस रोबोट से लिंक कर दिया और उसके तुरंत बाद खुद उस फैसिलिटी से भाग गया क्योंकि ईथन उसे जान से मार देता। अब मिशेल गुस्से में पूछती है कि फिर क्रिस की बॉडी की लोकेशन कहाँ है ताकि वो वहां जाकर अपने भाई को छुड़ा सके और डॉक्टर एम रिवील करता है कि रियल क्रिस की बॉडी इस वक्त ईथन की सबसे सिक्योर लैब में बंद है और उसे वहीं जाकर अपने भाई को छुड़ाना होगा। यहाँ वे बातें कर ही रहे थे कि अब तक बाहर मार्शल भी आ चुका था। उसे अंदर आते ही पता चल जाता है कि डॉक्टर एम जिसने ईथन को धोखा दिया वो तभी से यहीं छिपा है। तो अब रोबोट लीडर बाकी सबको बचाने के लिए खुद मार्शल से लड़ने लगता है। वहीं पीछे बाकी लोग जब भागने की कोशिश भी कर रहे थे तो वहाँ भी आगे और ज्यादा सोल्जर्स आ गए, यानी कि मार्शल यहाँ अपनी पूरी टीम के साथ आया है। अब दोनों ही ग्रुप आपस में लड़ने लगते हैं। वही मार्शल ने तो अब तक लीडर को हरा दिया था तो डॉक्टर अब खुद सामने आता है ताकि मार्शल को क्रिस के रोबोट को अपने साथ ना ले जाने दे कि पीछे से ईथन भी एक रोबोट में आ गया और वो एम को मार ही देता है। यहाँ फाइनली वे क्रिस के रोबोट को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। जाते हुए मार्शल ने मिशेल से भी कहा कि वो अपने घर वापस चली जाए और पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाए। उसे बाहर की दुनिया में कहीं कुछ भी जिक्र नहीं करना है वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ से क्रिस के रोबोट को ईथन की मेन लैब में लाया जाता है जहाँ की क्रिस की रियल बॉडी भी थी। हालांकि अब मार्शल को बुरा लग रहा था कि ईथन एक बच्चे के साथ कितना गलत कर रहा है। अब ईथन क्रिस के रोबोट से कहता है कि उसने इस रोबोट से लिंक होकर उसकी मुश्किलें बढ़ा दी, लेकिन अब वो उन्हें मिल ही गया है तो वे फाइनली उसके ब्रेन की पूरी पावर का इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ जब ईथन के कहने पर गार्ड्स रोबोट को बांध ही रहे थे तो मार्शल उसे कन्फ्रंट भी करता है कि बेशक से वो बुरा हो मगर एक बच्चे के साथ ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं। हालांकि ईथन उसे याद दिलाता है कि अगर वो ना होता
और अगर उसने क्रिस के ब्रेन का इस्तेमाल ना किया होता तो मार्शल जैसे बहुत से सोल्जर्स 4 साल पहले ही रोबोट वॉर में मारे जाते और इंसान अब तक रोबोट्स के गुलाम होते। सो उसके इसी एक्सपेरिमेंट ने इंसानी सभ्यता को बचाया है और वो उसे नैतिकता ना सिखाए। वैसे भी वो सिर्फ एक छोटा सा सोल्जर है, सो उसे उसके सारे ऑर्डर्स मानने होंगे। वहीं दूसरी ओर रोबोट जोन में उनका पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो चुका था। हालांकि लीडर जो कि लड़ते हुए डैमेज हो गया था वो अभी तक जीवित है। यहाँ कीट ने भी अब तक अपने बाल काट लिए और वो मिशेल से कहता है कि वो उदास ना हो। वे सीधा ईथन की मेन लैब में जाएंगे ताकि क्रिस को छुड़ा सके। वो मिशेल को समझाता भी है कि कैसे रोबोट्स इंसानों से कहीं गुना ज्यादा इमोशनल होते हैं। पहले शुरू में वो खुद भी रोबोट्स के खिलाफ ही लड़ा था और उसी लड़ाई में जब वो खुद घायल हुआ तो एक रोबोट हरमन ने उसकी जान बचाई और उसे पता चला कि ये रोबोट उतने भी बुरे नहीं। वे तो इंसानों के साथ को एग्जिस्ट करना चाहते हैं, उन्हें गुलाम नहीं बनाना चाहते और वे तो सिर्फ अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। इसलिए ही तो वॉर के बाद उसने हरमन को अपने साथ रख लिया और वे एक साथ काम करने लगे। तो अब वे डॉक्टर एम के पर्सनल कंप्यूटर से जान पाते हैं कि कैसे जो न्यूरो मशीन्स दुनिया भर में चलती हैं, जिनकी मदद से सोल्जर्स ने रोबोट्स को हराया था, वो पूरी टेक्नोलॉजी ही क्रिस के ब्रेन से कंट्रोल्ड है। सो अगर वे क्रिस के ब्रेन से उसका कनेक्शन ही हटा दे तो वो टेक्नोलॉजी काम करना ही बंद कर देगी। यहाँ कीट और मिशेल के साथ बाकी की रोबोट आर्मी भी थी। उन्हें ये भी पता था कि उन्हें ईथन को हराने के लिए क्रिस के ब्रेन को उसकी मशीन से डिस्कनेक्ट करना होगा, फिर साइंटिस्ट ईथन की सारी टेक्नोलॉजी काम करना बंद कर देगी। सो वे एक साथ उसी फैसिलिटी पर अटैक करने निकल पड़ते हैं। अब अगले दिन जब क्रिस पर एक्सपेरिमेंट्स जारी थे कि बाहर से कीट अपने रोबोट हरमन के साथ बाहर डिस्ट्रैक्शन पैदा करने लगता है ताकि सारे गार्ड्स उन्हीं की ओर आए और पीछे से मिशेल अपने भाई तक पहुंच सके। यहाँ और भी रोबोट्स आकर अटैक करने लगते हैं और सारे ही गार्ड सोल्जर्स जो कि न्यूरो मशीन से बोट्स में बैठकर लड़ रहे थे वे अब उन्हें संभालने लगते हैं। वहीं मिशेल अब तक डॉक्टर एम के रोबोट के साथ अंदर घुस चुकी थी और वो अपने भाई की रियल बॉडी तक पहुंच भी जाती है। हालांकि अब तक ईथन को भी पता चल चुका था कि बाहर बहुत सारे रोबोट्स ने अटैक कर दिया है, तो उसने अपना नया स्पेशल इन्वेंशन निकाला, एक जायंट बहुत बड़ा बोट जिसे कि सिर्फ वो ही कंट्रोल कर सकेगा और वो अब उसे चलाते हुए एक साथ कई सारे रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। वहीं बाकी रोबोट्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अब उनकी ऐसी बुरी हालत को देख आखिरकार मार्शल भी लड़ने से मना कर ही देता है क्योंकि उसे भी पता था कि वो गलत लोगों का साथ दे रहा है। दूसरी ओर मिशेल अब फाइनली अपने भाई के पास पहुंचकर उससे मिलने के लिए एक डिजिटल वर्ल्ड में एंटर है जहाँ की क्रिस बहुत दुखी था। वैसे तो उसकी बॉडी काम नहीं कर रही, वो इतने सालों से कोमा में है, मगर सिर्फ उसके ब्रेन की वजह से इतनी तबाही हो गई। इससे तो अच्छा होता कि वो मर ही जाता। तो अब क्रिस अपनी बहन से वादा लेता है कि वो बाहर जाकर उसकी मशीन को अनप्लग कर दे जिससे कि वो मर जाएगा और फिर उसके ब्रेन से जुड़ी सारी मशीन्स बंद पड़ जाएंगी। इस तबाही को रोकने का यही एक इकलौता ऑप्शन है और इससे उसे मुक्ति भी मिल जाएगी। वैसे भी पिछले कुछ दिन वो अपनी बहन के साथ ऑलरेडी बिता चुका है, सो उसे इसका भी सुकून है। सो मिशेल को इसके लिए मानना ही पड़ता है और उसने बाहर आकर फाइनली अपने भाई की लाइफ सेविंग मशीन को बंद कर ही दिया, जहां अब उसके ब्रेन के मरते ही बाहर सारे ही बोट्स जो कि काम कर रहे थे वे सब एक साथ डीएक्टिवेट होने लगते हैं। वहीं ईथन जो कि रोबोट से लड़ रहा था अब रोबोट लीडर उससे मिलकर एक नई डील पर बात करने को कहता है और फाइनली हर और अनाउंस हो ही गया कैसे ईथन ने एक बच्चे के ब्रेन का इस्तेमाल कर उसके साथ कितना गलत किया। मिशेल सबको कहती भी है कि न्यूरो टेक्नोलॉजी इंसानों को बेकार बना रही थी, वे उसकी वजह से रियल लाइफ को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन अब चूंकि उसके भाई के सैक्रिफाइस के बाद वे सारे बोट्स किसी काम के नहीं, तो इंसानों को नेचुरल तरीके से रहना सीखना होगा, साथ में ही उन्हें रोबोट्स को आजादी देनी होगी और वे एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से रोबोट्स और इंसानों के बीच की लड़ाई भी खत्म हो गई और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही नई साई-फाई वीडियोस के लिए। थैंक यू।